शुरू कर दे। चल रहा है तो आवाज आवाज आ रही है क्या? ऐसे एक एक बंद कर दो, एक सेकंड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने आपको बता रखा था कि कैसे न्यायपालिका में कोलिजम का विचार आया, और कोलिजम का विचार है तो उस पर आपत्ति क्या आई। तो अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था न्यायपालिका कोलिजम के विचार पर बेसिक ऑब्जेक्शन क्या थे। कोलिजम के विचार पे जो ऑब्जेक्शन किया गया उसमें पहला मुद्दा ये था कि भाई कार्यपालिका, बच्चों फिर याद रखना, सेपरेशन ऑफ पावर, नियुक्ति का अधिकार मूलतः कार्यपालिका का है। तो न्यायपालिका का काम झगड़ा निपटाना है। ये न्यायपालिका, अब अंपायर ये बताएगा कौन से खिलाड़ी होंगे दोस्तों क्रिकेट मैच में, तो अजीब सी बात है भाई, ये तो सेपरेशन ऑफ पावर है। अब खिलाड़ी चयन कर सकता है, कैप्टन बता सकता है कौन से खिलाड़ी होंगे कौन से खिलाड़ी नहीं होंगे, अंपायर कैसे क्या मतलब है। और न्यायपालिका तो अंपायर की भूमिका में है। इसी क्रिकेट के मैदान में भी सेपरेशन ऑफ पावर है। कैप्टन की भूमिका अलग है, खिलाड़ी की भूमिका अलग है, अंपायर की भूमिका अलग है, वैसे यहाँ भी है। तो शक्ति पृथक्करण के खिलाफ है, यानी नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका का होता है। नियुक्ति का अधिकार तो कार्यपालिका का है, और ये बात संविधान में लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि संविधान में नहीं लिखी गई है दोस्तों। और इस पर कोलिजम पर बड़ी आपत्ति आई। दूसरी बात आप कल भी हमने बताया था, कोलिजम में आज तक ये तय नहीं हो पाया कि किस आधार पर किसी को न्यायाधीश के रूप में चयनित किया जाता है। यही समस्या है। तो कोलिजम, इसका मतलब है न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। इसका मतलब अगर मुझे पता चला है कि हमें पता चल जाए कि भाई कैसे न्यायाधीश होते हैं, तो कोलिजियम बताती नहीं। क्योंकि दोस्तों संविधान में जो योग्यताएं लिख रखी गई हैं उस हिसाब से तो बहुत सारे लोग न्यायाधीश बनने के लिए क्वालिफाइड है, लेकिन अब संविधान में जो योग्यताएं लिख रखी गई उसके अलावा क्या है वो कहीं किसी को पता ही नहीं चलता। और ये बात बड़ी ध्यान देने की है बच्चों कि न्यायपालिका कहती है कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा अधिकार है, हमें सूचना मांगने का अधिकार है। ये खुद न्यायपालिका ने कहा है। 2003 के न्यायपालिका ने निर्णय के बाद ही सूचना का अधिकार सबको मिला। अब जो न्यायपालिका खुद ही कहती सूचना का अधिकार मांगो, वो अपने बारे में कोई सूचना नहीं देती। इसलिए दोस्तों आप याद रखो, जब न्यायाधीश ही न्यायाधीश का चयन करेंगे तो स्वाभाविक रूप में न केवल सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है, क्योंकि एक बात आप देखोगे, लोकतंत्र में हर संस्थाएं डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का हर इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक होना चाहिए। आप पूछो कैसे? अब ध्यान से आप देखो कि संसद में, मंत्रिमंडल में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व है। अब आप देखोगे कि अभी महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व है, और अभी तो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति डोमिनेंट कंडीशन में है। हाँ, थोड़ा अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है। न्यायपालिका में भी ऐसा होना चाहिए। आपको हम याद दिला दें, डेमोक्रेटिक बॉडी में, किसी लोकतांत्रिक संस्था में ये बात ध्यान में रखना होता है जो समाज के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो, जैसा कि पार्टी में होता है, सरकार में होता है। उस तुलना में आप देखेंगे तो न्यायपालिका में कोई आरक्षण चलता नहीं। कम से कम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, जनपद न्यायालय में तो होता है, क्योंकि जब परीक्षा लेती है राज्य लोक सेवा आयोग उसमें रिजर्वेशन होता है। और आप देखोगे अभी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। तो भाई इसे कहते हैं सर्वसमावेशी लोकतंत्र, यानी हर इंस्टीट्यूशन में हर समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए। अब ये इस बात का ध्यान कार्यपालिका ज़्यादा देती है, क्योंकि दोस्तों इस बात को हम भूल नहीं सकते कि देखिए न्यायपालिका का महत्व है, ठीक है, स्वतंत्र है, लेकिन वो निर्वाचित संस्था पर हावी न बने।
डेमोक्रेसी में तो इलेक्टेड बॉडी का बड़ा महत्व है। तो ये बात कही जाती है कि भाई एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है, इसका मतलब पारदर्शिता नहीं है। क्योंकि एक बात तो तय है, देखिए दोस्तों, जब एक ही कम्युनिटी के लोगों को रहने के लिए काम कर दिया जाए, काफ़ी इनको नियुक्त करिए, तो भाई न्यायाधीश अगर किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाएगा तो उसके परिचित वकील है, तो अपने परिचितों में न्यायाधीश बना देगा। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला आया था, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलिजियम ने लगभग 80 नाम दिए थे। उसमें सरकार के द्वारा आपत्ति की गई कि अमुक व्यक्ति इस मंत्री का रिश्तेदार है, अमुक व्यक्ति इस न्यायाधीश का रिश्तेदार है। क्योंकि ये आपत्तियां लोग लगाते हैं कि भाई भारत में न्यायाधीश तो 5 ही 10 परिवार से होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी परिवार का व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये है कि दूसरा भी तो एलिजिबल हो सकता है, तो उसको हम वंचित रख रहे हैं। और दोस्तों जरा इस मामले में देखो, IAS एग्ज़ाम का, UPSC का कम से कम परीक्षाएं पारदर्शी तो होती है, हर व्यक्ति को शासन में जाने का मौका तो मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो वो नहीं हो पाता। न्यायपालिका में तो ऐसा इसका कमी दिखती है। और आपको हम याद दिला दें, एक बार तो कोलिजियम की कार्यप्रणाली और कोलिजियम कार्यप्रणाली इसी बात में दिखती है कि हमारे यहाँ जस्टिस कर्नन मद्रास हाई कोर्ट के जज थे, और उनको कोलिजियम ने कह दिया कि उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। और आप जानते हो कि हर जज के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया काफ़ी जानकारी रखती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार का मतलब सारे वकीलों का संगठन, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोलिजियम के संशय पर आपत्ति व्यक्त की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा जस्टिस कर्नन के पास अकूत संपत्ति है, आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला है। क्योंकि दोस्तों एक खास बात है जो हमारी न्यायपालिका में चलता है, क्योंकि कई बार हम बच्चे क्या समझते हैं कि न्यायमूर्ति तो देवदूत है। दोस्तों जो भी मानवीय संस्था है उसमें गलती हो सकती है, और हमें ऐसा लगता है सारी गलती केवल नेताओं में है, नेता ही चोर है, उचक्के हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अरे नेता तो कई बार दोस्तों महान मानते हैं उसको। जे देखो मीडिया मुझसे पूछ रही है, न्यायपालिका मुझसे पूछ रही है, अरे भाई न्यायाधीश से कौन पूछ रहा है? ये बात ध्यान में रखने की है कि जब तक आप न्यायपालिका की नियुक्ति को पारदर्शी नहीं बनाएंगे, अरे कोई तो पूछने वाला होना चाहिए। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बात उठाई, और ये कहा भी जाता है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि अरुण जेटली ने पहले कर रखा था, कि न्यायपालिका में एक अंकल जज सिंड्रोम चलता है। अंकल जज का मतलब है दोस्तों, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह रखा है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, कि जहाँ कोई न्यायाधीश काम कर रहा है उसका कोई रिलेटिव उसमें न्यायाधीश के रूप उसमें वकालत नहीं करेगा। लेकिन सवाल है कि मान लो दिल्ली हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, तो वह अपने रिश्तेदार को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को दिल्ली भेज दे, तो उस बच्चे और हाई कोर्ट के जज के बीच का रिलेशन क्या होगा? अंकल जज। तो दोनों की वकालत चल निकलेगी। ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। इसे जस्टिस कर्नन की नियुक्ति पर जब कोलिजियम ने नियुक्ति की अनुशंसा की, उसके बाद आपत्ति उठाई गई, तो उसके बाद जस्टिस कर्नन को फिर उठाकर फेंक दिया गया सिक्किम। और सिक्किम आप जानते हो कुल मिला के 3 जज, कोई झगड़ा है नहीं। तो सिक्किम फेंकने का मतलब है कि अब कोई काम हम करने को आपको बचा नहीं है। सिक्किम के बार काउंसिल ने कहा कि क्या भ्रष्ट आदमी को लेने के लिए हम ही हैं। उसके बाद हंगामा हुआ, तो उनके खिलाफ फिर संसद में उनको पद से हटाने का प्रस्ताव चला। ये तो है कोलिजियम का रिकमेंडेशन। तो कोलिजियम के रिकमेंडेशन पर आपत्तियां हैं, क्योंकि ये सच बात है, अगर पुलिस अधिकारियों को कहा जाए कि भाई आप ही पुलिस का चयन करिए, तो उसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी। प्रोफेसर को कहा जाए आप ही प्रोफेसर का चयन करिए, स्वाभाविक रूप में हम अपने कुछ लोगों के प्रति झुकाव रखेंगे। इसलिए कोलिजियम के द्वारा होने वाली नियुक्तियों पर विवाद होना स्वाभाविक है। और आप देखोगे, और उनके पास क्या है भाई, नियुक्ति क्या है? नियुक्ति एक प्रशासनिक कार्य है। अब मान लो किसी को हम जज बना रहे हैं, तो जज बनाने के लिए बाकायदा उसके बारे में होता क्या है, कल भी हमने बताया था, जितने बड़े पदों पर नियुक्ति होंगी दोस्तों, सरकार क्या करती है, मान लो कि कहीं न्यायाधीश में नियुक्त करना है, तो सरकार उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मंगाती है। यानी जज ही होना पर्याप्त नहीं है बच्चों। अब मान लो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में कोई जज है, लेकिन उसका संबंध उल्फा के साथ है, हमें कहा मान लो, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, मान लो ऐसी घटना है, तो पहले गृह मंत्रालय बाकायदा IB की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट मंगवाएगा उस जज के बारे में। इसका जो मतलब है जितने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, बाकायदा उनकी इस जानकारी गृह मंत्रालय को होती है
इसलिए गृह मंत्रालय बड़ा पावरफुल मंत्रालय है। तो अब आपसे दोस्तों अमित शाह सबसे पावरफुल मंत्री हैं, क्योंकि उन्हीं के पास आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये पूरी दुनिया से सूचना इकट्ठा करती है, खासतौर भारत से। तो भारत से पूरी मामलों में सूचना इकट्ठा करके देती है। इसका मतलब है कि आईबी की रिपोर्ट तो सरकार के पास आती है, और नियुक्ति का काम एक प्रशासनिक फैसला है, इसलिए ये काम स्वाभाविक रूप में छोड़ देना चाहिए कार्यपालिका पर, ऐसा कार्यपालिका का कहना है। अब लेकिन जरा सोचिए न्यायपालिका के तर्क क्या है, उसको बताने पहले भाई न्यायपालिका का पक्ष में रखेंगे, हम दोनों पक्ष रखेंगे। अब ऐसा नहीं कार्यपालिका का अपने तर्क है, न्यायपालिका का अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इस खामियों को देखते हुए ही हमारे यहाँ बाकायदा 2015 में एक नई पहल हुई और न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, और पहली बार हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके में चेंज करने का प्रस्ताव किया गया, और 93 से चलने वाले कोलिजन सिस्टम को बदलने की पहल की गई। और ये बड़ा, क्योंकि अब बदलने की पहल क्यों की गई, हकीकत की बात है कि इसके पहले भी राजनेता कभी, यानी कार्यपालिका ने कोलिजम को भी दिल से स्वीकार किया ही नहीं, लेकिन गठबंधन सरकारें थी तो कोई बदलने की हिम्मत में नहीं था। अच्छा, बात ध्यान रखने के बच्चों, अगर मान लो कि हम संसद यानी न्यायाधीश का वेतन भत्ता बढ़ाना चाहें, न्यायाधीश को संख्या बढ़ाना चाहे, उसके लिए सामान्य संसदीय विधि की आवश्यकता है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन न्यायपालिका में नियुक्ति का कोई तरीका बदले, उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, विशेष बहुमत चाहिए, बात ध्यान रखने की है। क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुद्दा है, न्यायपालिका काम को कम ज़्यादा करोगे तो संविधान संशोधन चाहिए, वेतन भत्ता बढ़ाइए, संख्या बढ़ाइए, उसके लिए सामान्य विधि पर्याप्त है। तो अब ये तय हो गया कि भाई ठीक है, बदला जाएगा मामला। इसलिए जैसे ही 2014 के बाद बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को, एनडीए मतलब गठबंधन का नाम है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने का फैसला किया गया। और संविधान संशोधन 99 संविधान संशोधन। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का पर्पज क्या था, कि पर्पज ये था, इसमें उद्देश्य क्या रखा गया था, उद्देश्य था, और इसी के द्वारा अनुच्छेद 124A, 124B और 124C जोड़ा गया। अब पर्पज ये था, उद्देश्य था कि उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर। क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ट्रांसफर की तो आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कैसे किया जाए, ये पर्पस था। और दोस्तों हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों संविधान में जो बात बड़ी ध्यान सुनने की है, संविधान में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में कौन जज बनेगा इसका क्वालिफिकेशन है, लेकिन कौन मुख्य न्यायाधीश बनेगा इसकी कोई बात नहीं है। अब मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, और परंपरा ये है कि जो भी व्यक्ति वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसी को मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं, ये परंपरा है। वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, ये पर्पस था। तो अब हमारे यहाँ, लेकिन अब जानते हैं इंदिरा गांधी ने बीच में उसमें थोड़ा प्रॉब्लम किया था, ये हम न्यायपालिका के मामले में आएंगे, न्यायपालिका के तर्क क्या है, लेकिन पर्पज़ ये था एनजेसी बनाने का। तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति तो नियुक्त करता ही था, तो एनजेसी देखिए, एनजेसी का तरीका ये है, क्योंकि सच बात है, और एनजेसी आया किस कॉन्टेक्स्ट में, एक तो कोलिजम खिलाफ आया, अच्छा दूसरा ये भी ध्यान में रखने के बच्चों, 89 के बाद भारत में गठबंधन सरकारें आई, गठबंधन सरकारें आई तो इस बात पर उन्होंने कहा कि तमाम संवैधानिक पदाधिकारियों का नियुक्ति का तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। और आप देखोगे अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात आ गई, निर्वाचन आयोग के बारे में, सीएजी के बारे में, और न्यायपालिका, ऐसी संस्थाओं को तो बड़ा महत्व है। तो 90 के बाद आप देखेंगे जितनी संस्थाएं हमारे यहाँ बनी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, इन संस्थाओं में ये प्रावधान रखा गया कि अब ये नहीं कि राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर देगा, राष्ट्रपति एक कमेटी के रिकमेंडेशन से अपॉइंट करेगा। क्योंकि अगर किसी को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है इसका मतलब हमने केवल कार्यपालिका की बात सुनी, लेकिन अगर हमने कमेटी बना दिया, वो कमेटी राष्ट्रपति को सलाह देगी
इसका मतलब है कार्यपालिका के अलावा हमने संसद, विपक्ष सबकी बात सुनी। भाई संवैधानिक पदाधिकारी है, तो संवैधानिक पदाधिकारी के अपॉइंटमेंट में राष्ट्रपति की बात क्यों रखी जाए? अच्छा, हमारे संविधान निर्माता नहीं समझ पाए थे कि संविधान के पदों पर रहने वाले व्यक्तियों में ऐसी दुर्भावनाएं आ जाएंगी। इसलिए दोस्तों एक खास बात है, आप कितना भी अच्छा संविधान लिख दो, अब वाहन कितना अच्छा आ जाए, उस पर बैठने वाला ही व्यक्ति गड़बड़ हो जाए, फिर तो वाहन तो क्रैश करा ही देगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। इसीलिए आप देखोगे कि एनजेसी में न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण निष्पक्ष हो, तटस्थ हो, और इसमें ब्रॉड बेस्ड अपॉइंटमेंट हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातें हम सुने, केवल कार्यपालिका के भरोसे न रहे, क्योंकि भाई कार्यपालिका एक दल का रिप्रेजेंटेशन करता है, इस बात को हम भूल नहीं सकते। और हो सकता है कार्यपालिका केवल अपने दलीय हितों की चिंता करे। इसलिए कहा गया कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति एक समिति से बनेगी, आयोग से बनेगी। अब इस आयोग में कौन कौन होगा? तो आयोग में पहला मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दूसरे, उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, और फिर तीसरा संघ सरकार का विधि मंत्री। आयोग में देखा जाए तो बात ध्यान रखने, कोलिजियम में केवल न्यायाधीश हैं। कोलिजियम में न्यायाधीश ही न्यायाधीश को नियुक्त कर रहे हैं। हमने कल भी बता दिया था बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करे। और इसे लोगों ने कहा कि 1993 के निर्णय से भारत की न्यायपालिका तो सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका बन गई, जबकि संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं सोचा था। संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि भैया न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, सर्वोच्च नहीं होनी चाहिए। अब जरा कोलिजियम को आपने देखा, कोलिजियम में केवल न्यायाधीश हैं। यहाँ क्या है? मुख्य न्यायाधीश भी है। यहाँ क्या है? उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है, तो 3 लोग न्यायपालिका से हैं। और कुल मिला के आप देखोगे बाकी सारे लोग पदेन हैं। कुल मिला के कोलिजियम में केवल 2 ही लोग अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, 2 विशिष्ट व्यक्ति। वे संघ सरकार का विधि मंत्री कोई न कोई रहेगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहेगा, 2 न्यायाधीश रहेंगे ही रहेंगे। कुल मिला के 2 ही सदस्य को तो हम लेना चाहते हैं। अब आप देखोगे लेकिन इससे क्या हुआ? संघ सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, न्यायाधीश भी आ गए, और 2 अन्य विशिष्ट व्यक्ति कहां से लेंगे? सॉरी, 2 अन्य विशिष्ट व्यक्ति कहां से लिया जाएगा? इसके लिए समिति बना दी। जरा सोच के देख कितना प्रभाव किया गया। तो अगला कर दिया गया कि 2 विशिष्ट व्यक्तियों को के चयन हेतु एक समिति बनेगी, जिसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री, उसके बाद उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, और यानी इस समिति में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, और फिर तीसरा होगा लोकसभा में विपक्षी दल का नेता। लोकसभा में विपक्षी दल का नेता या दूसरे सबसे बड़े दल का नेता। दोस्तों, ये अनुच्छेद 124A में ये बातें लिखी गई हैं। जरा सोच के देखिए, 2 विशिष्ट व्यक्तियों को ढूंढने के लिए प्रयास किया गया है। अब 2 विशिष्ट व्यक्ति किस क्षेत्र से होंगे, ये बात नहीं बताई गई। यानी कुल मिलाकर आयोग में तो 2 विशिष्ट व्यक्तियों को ढूंढना है। अब 2 विशिष्ट व्यक्तियों को ढूंढा कैसे जाएगा? प्रधानमंत्री रहेगा तो कार्यपालिका का भी रिप्रेजेंटेशन आ गया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, न्यायपालिका भी आ गई, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता रहेगा तो विपक्ष भी आ गया। इसे कहते हैं तो ब्रॉड बेस्ड अपॉइंटमेंट। अरे वे कोलिजियम में तो केवल न्यायाधीश ही तो है, और न्यायाधीश ही सबसे दुनिया को बेहतर जानते हैं, इसकी गारंटी दोस्तों नहीं है। देखिए, हम फिर कहते हैं कि एरर इज ह्यूमन।
अरे भाई, गलतियां तो सब में होती हैं, हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि न्यायाधीश देवदूत होता है। और कई बार दोस्तों हमारे अंदर तो एक अजीब सी प्रवृत्ति आ जाती है, हम क्या सोचते हैं कि नेता तो बस ऐसा ही है। दोस्तों नेता तो जनता का इच्छा चुनाव जीत के जा रहा है, इतना सामान्य बात थोड़ी है। इसलिए इस समिति के रिकमेंडेशन पर फिर इन 2 विशिष्ट व्यक्तियों को ढूंढा जाएगा। और इतना भी कह दिया गया, इस 2 विशिष्ट में एक व्यक्ति क्रमिक रूप में, और इन 2 विशिष्ट व्यक्तियों को एक बार अगर नियुक्त किया जाएगा, दोबारा कार्यकाल नहीं दिया जाएगा इन्हें, इतना क्योंकि जिससे सरकार का पक्ष न ले, इन्हें दोबारा कार्यकाल दिया जाएगा। और इन 2 में से एक व्यक्ति एक बार पिछड़े वर्ग से होगा, फिर अनुसूचित जाति से होगा, अनुसूचित जनजाति से होगा, महिला से होगा। अब जरा सोच के देखिए, यानी इस 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति कम से कम समाज के वंचित वर्ग से रहेगा, इतना ध्यान रखा गया। भाई ये तो है सर्वसमावेशी लोकतंत्र, ये तो है ब्रॉड बेस्ड अपॉइंटमेंट। अब 2 विशिष्ट व्यक्ति को ढूंढने के लिए बन गया, और अब सवाल है उसके बाद क्या होगा। लेकिन अब आप पूछेंगे कि ठीक है सर, उद्देश्य पता चल गया, क्योंकि अनुच्छेद 124A जोड़ा गया, 124B जोड़ा गया, 124C जोड़ा गया 99th अमेंडमेंट से। उद्देश्य पता चल गया, कौन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा ये भी पता चल गया। इसका मतलब है अब मंत्रिपरिषद की सलाह के बजाय ये आयोग होगा जो सलाह देगा, तो जिसके द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। यानी रास्ता ज़्यादा बेहतर है। कोलिजियम की सलाह केवल न्यायाधीशों की सलाह है, अब मंत्रियों की सलाह केवल कार्यपालिका की सलाह है, तो दोनों को मिला लिया जाए, दोनों को मिला लिया जाए, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति ज़्यादा बेहतर हो सके, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बनी रह सके, यही पर्पज़ था। लेकिन अब आप पूछेंगे सर ये बताओ कि अब मान लो कि इसमें आगे कुल मिला के 6 लोग आ गए, तो अगर 6 लोग कॉलेजियम में आगे निर्णय कैसे होगा, चीफ जस्टिस की राय क्या होगी, कितने से बहुमत लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी संविधान में नहीं लिखा गया, ऐसा कुछ संविधान में नहीं लिखा गया। मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, अभी तो परंपरा थी कि कम से कम मुख्य न्यायाधीश वो होगा जो वरिष्ठतम होगा। इसके लिए 99th अमेंडमेंट में ये कह दिया गया कि कोलिजियम इसे आयोग की कार्यप्रणाली, आयोग की कार्यप्रणाली के संचालन के संबंध में संसद विधि का निर्माण करेगी। आयोग की कार्यप्रणाली के संचालन के संबंध में संसद विधि का निर्माण करेगी। इसका मतलब है, आप जानते हैं जब संविधान लिखा जाता है तो उसके बाद कोई न कोई संसदीय विधि बनानी पड़ती है उसको लागू करने के लिए। भाई संविधान में हर चीज़ लिखा नहीं जा सकता, तो कह दिया गया कि भाई देखो आयोग की कार्यप्रणाली कैसे चलेगी। इसका मतलब चीफ जस्टिस कौन होगा, अभी संसदीय विधि के द्वारा तय किया जाएगा। निर्णय कितने लोगों के मत से लिया जाएगा, संसदीय विधि तय करेगी। कैसे अपॉइंटमेंट किया जाए, संसदीय विधि तय करेगी। ये सारा सिस्टम बन गया। और आप जानते हो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना क्या, 2015 में ये ध्वस्त ही हो गया। और ये संयोग की बात है कि एनजेसी से आज तक एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, यानी एक ऐसा बच्चा जो पैदा होने से पहले ही मर गया। क्योंकि एक तरफ संविधान संशोधन पारित किया जा रहा है, दूसरे तरफ न्यायपालिका में ही याचिका पड़ गई और न्यायाधीश तो इसे रद्द भी कर दिया। अब आप जानते हो जब से न्यायपालिका इनसे रद्द किया तब से एक बड़ा संघर्ष कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच देखा भी गया, और बड़ी स्वाभाविक सी बात थी दोस्तों। आखिर में न्यायपालिका से भी पूछा गया कि भाई आपने एनजेसी को रद्द कर दिया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को आपने रद्द कर दिया, इसका कोलिजियम की व्यवस्था सबसे अच्छी थी। तो न्यायपालिका ने कहा नहीं, कोलिजियम की व्यवस्था में कोई खामियां थी। अब सवाल बड़े ध्यान देने की बात है, अगर कोलिजियम व्यवस्था में खामियां थी तो आपने बात पहले क्यों नहीं कही। और कई बार तो दोस्तों, कई बार आप न्यायपालिका पढ़ के हैरान हो जाएंगे, कई बार न्यायपालिका पढ़ के हैरान हो जाएंगे कि न्यायपालिका अपने घर को रिफॉर्म नहीं कर पा रही है। वो बड़े सारे मामलों में दिखता है, अपने घर को रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और बार बार सरकार को उंगली करते रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है दोस्तों, खुद ही अभी भारत मिल रहे हैं। हमारे यहाँ तो न्यायपालिका किसी को दंडित ही नहीं कर पा रही, 20-20 साल 25-25 साल मामले चल जा रहे हैं। अरे न्यायपालिका कुछ तो अपना रिफॉर्म करे दोस्तों। उस मामले में कार्यपालिका में देखेंगे लगातार रिफॉर्म हो रहे हैं। इसी वजह से आप देखेंगे 2015 के बाद
आज भी कोलिजम चल रहा है, यानी कोलिजम से 93 से लेकर आज तक अपॉइंटमेंट हो रहा है। लेकिन ये बात इसमें माना था उच्चतम न्यायालय ने कि नहीं, कोलिजम सिस्टम ठीक नहीं है, उसको हम रिफॉर्म करेंगे। लेकिन आज भी फिर उसी बात पे मामला फंसा हुआ है, कोलिजम का रिफॉर्म कैसे किया जाएगा। इस मामले पर कहीं न कहीं कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आज भी तनातनी है। लेकिन आप पूछेंगे सर ये ठीक तो सिस्टम दिला, पूछा गया भाई बताओ तो ऑब्जेक्शन कहाँ पे है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा देखो भाई, इसका सीधा सा मतलब है, उच्चतम न्यायालय ने एक बात कह दी कि ये न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब न्यायालय ये कह रहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। अब बड़ी हैरान होने के, देखिए भाई दोस्तों, पहले मैंने बता दिया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात संविधान में है। अब सवाल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नियुक्ति से पहले शुरू होती है, नियुक्ति के बाद? ये ध्यान सुनने की बात है बच्चों। भाई अभी तक तो हम ये मानते थे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे प्रभावित होती है, वेतन भत्ते कम कर दिया, उनके आचरण के बारे में कोई टिप्पणी कर दी, मनमानी स्थानांतरण कर दिया, इससे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अरे भाई, जो न्यायाधीश बना ही नहीं उससे हम स्वतंत्रता कैसे प्रभावित कर दिया? लेकिन न्यायपालिका का तर्क अलग है। अच्छा, ये बात भी हम देखें अगर पीछे लौट के, तो दोस्तों ये बात तो है, यानी अपॉइंटमेंट केवल प्रशासनिक विषय है, ये कार्यपालिका कहती है, बात ध्यान सुनने की है। लेकिन अपॉइंटमेंट न्यायिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विषय है, न्यायपालिका कहती है। अब देखो यहाँ मतभेद आ गया। अगर आप कार्यपालिका से पूछोगे क्या कहेगा, अरे प्रशासनिक विषय है। न्यायपालिका से पूछोगे कहेगा नहीं नहीं, न्यायिक स्वतंत्रता का विषय है। अच्छा दोस्तों, ये बात तो तय है। अब देखो, कभी भी जो सरकार होती है, अब विश्वविद्यालय के वीसी अपॉइंटमेंट हो गए, राज्यपाल अपॉइंटमेंट हो गए, अब ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसमें कार्यपालिका का प्रभाव ही रहता है। कार्यपालिका की मर्जी है, किसी को राज्यपाल बना दिया, और कार्यपालिका चाहती है कि ऐसे हम न्यायाधीश भी बना दें। तो आपको बता दें दोस्तों, हमारे देश में आईएएस अधिकारी का अपॉइंटमेंट करना, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट करना, वीसी का अपॉइंटमेंट करना अलग है, न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट करना अलग है। ये बहुत बड़ी बात है। अरे न्यायाधीश का काम ही अलग है, सरकार की आलोचना करता है, और सरकार चाहेगी नहीं कोई ऐसी संस्था जो हमारी आलोचना करे। सरकार क्यों चाहेगी? तो आप ये कहोगे कि अच्छा सर, सरकार न्यायपालिका से डरती है ना? बच्चों, सरकार न्यायपालिका से कम डरती है। न्यायपालिका के निर्णय के बाद जो आम जनता सरकार के खिलाफ सोचती है, उससे सरकार ज़्यादा डरती है। अच्छा, आम जनता को तो पता नहीं कि अनुच्छेद 124 क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एनजेसी नहीं पता, आम जनता कैसे सोचती है? अच्छा, आजकल न्यायाधीश महोदय सरकार के खिलाफ ज़्यादातर बोल रहे हैं, इसका मतलब लगता है सरकार में कोई गड़बड़ झाला है क्या? या आम जनता ऐसे सोचती है? यानी न्यायपालिका के निर्णय से पब्लिक ओपिनियन बनता है, न्यायपालिका के निर्णय से आम जनता के दृष्टिकोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विवाद का विषय आ गया। अब यहाँ पर मुद्दा हुआ न्यायपालिका का ना भाई ना, और न्यायपालिका ने अतीत की बात कर दी। और दोस्तों, हकीकत की बात है, मैं 1973, वंस अपॉन अ टाइम इन 1973 वर्ष है जब अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी जंजीर, जहाँ से अमिताभ बच्चन हिट हुए। 1973 में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया केशवानंद भारतीवाद में। और केशवानंद भारतीवाद में जब निर्णय दिया, तो जिन न्यायाधीशों ने वो निर्णय दिया था, उन न्यायाधीशों के वरिष्ठता का उल्लंघन करके 1973 में भारत में पहली बार हुआ था कि एक जो जूनियर न्यायाधीश थे, जस्टिस एएन रे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था। यानी आज़ादी के 23 सालों बाद ये काम पहली बार हुआ था। इसका मतलब है 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को दंड दिया गया कि आपने सरकार के खिलाफ निर्णय दिया। अब आप सोच लो दोस्तों, अब इस घटना को देखकर आपको क्या लगेगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रशासनिक विषय है, न्यायिक स्वतंत्रता का विषय है? तो आप कहोगे ना सर, ये तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विषय है। तो 73 में जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस शेलात, इन तीनों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। और ये काम दोबारा इंदिरा गांधी ने फिर किया 77 में। क्योंकि आपको याद होगा जबलपुर, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये केस मैंने फंडामेंटल राइट में बताया था। तो दोस्तों, एक टॉपिक दूसरे जुड़ता है, इसलिए पिछली वाली बात रिवीजन करते रहिए। और जस्टिस जो एएन रे के बाद फिर से इंदिरा गांधी ने, जब एडीएम जबलपुर में भी उच्चतम न्यायालय ने सरकार के खिलाफ बोला,
तो उस समय सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस एच आर खन्ना, लेकिन उनको चीफ जस्टिस न बनाते हुए 1976 में जस्टिस हमीदुल्ला बेग को, HM बेग को चीफ जस्टिस बनाया गया। ये दूसरा एग्जाम्पल था। इसका मतलब सरकार क्या संदेश देना चाहती थी? हाँ जी करना है तो रहना है, ना जी करना है बाहर जाना है। अरे बच्चों, जब न्यायपालिका भी हाँ जी कहने लगेगी तो पूरा ये सिस्टम हमारा डेमोक्रेसी का खल्लास हो जाएगा। न्यायपालिका इस संस्था ने हाँ जी कहेगी, न्यायपालिका तो स्वतंत्र बोलेगी, निष्पक्ष बोलेगी। कौन सी बात है कि न्यायपालिका सरकार के कदमों पर चलेगी? इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं, है गलत है, और इस बात में बड़ा दम है। क्योंकि दोस्तों, अब सरकारी चाहती है कि न्यायपालिका भी वैसे काम करने लगे जैसे IAS अधिकारी काम करते हैं, यस बॉस यस बॉस यस बॉस। और आपको मैं बता दूं, उस समय जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का विचार दिया था, जो बल्कि PT में सवाल भी आया था। इंदिरा गांधी ने तो कहा था न्यायपालिका प्रतिबद्ध होनी चाहिए, और उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का विचार ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार भी दे दिया था। अब इंदिरा गांधी से पूछा गया था कि ये क्या है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध नौकरशाही? इंदिरा गांधी ने कहा कि जो सरकार कहे उसको फॉलो करो। अब बताओ दोस्तों, अच्छा प्रशासनिक अधिकारी तो फॉलो कर भी सकते हैं, अब क्या न्यायाधीश भी फॉलो करे? कमाल की बात है यार। तो एक बार तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, टेक्सटाइल मिनिस्टर के सचिव थे, तो एक टेक्सटाइल मिनिस्टर ने अपने IAS अधिकारी सचिव से सलाह मांगी कि क्या हम इस कंपनी का निजीकरण कर दें? तो सचिव ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। मंत्री ने कहा कि फिर निजीकरण कर दे, मना कर दिया IAS अधिकारी, मंत्री ने मान लिया। सरदार पटेल ने के सामने एक बार एक IAS ऑफिसर बैठा था। IAS ऑफिसर ने कहा, सर फ्रेंकली स्पीकिंग, सरदार पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि महोदय, आपको सरकार इसीलिए पैसा देती है, उस समय IAS अधिकारी की तनख्वाह लगभग 12,000 रुपये थी आज़ादी के बाद, कि आप फ्रेंकली ही बोलें, तभी तो आपको ये पैसा दिया जा रहा है। इसलिए बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्रतिबद्ध, यानी मान लो कि प्रशासन तो प्रतिबद्ध हो भी सकता है, न्यायपालिका कैसे प्रतिबद्ध होगी, और वो भी दल के प्रति? अरे ये समाजवादी देशों में होता है, चीन में होता है, भारत में नहीं होता। अब न्यायपालिका दल के प्रति प्रतिबद्ध होना, कौन से दल के प्रति हो? राज्यों में अलग दल है, संघ में अलग दल है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर विवाद स्वाभाविक है। और न्यायपालिका ने दूसरी आपत्ति क्या कही, ये बड़ा लॉजिकल है कि इस पूरे कोलिजियम में आप ध्यान से देखेंगे, आयोग में 3 न्यायाधीश हैं और 3 गैर न्यायिक सदस्य हैं। और स्वाभाविक रूप में अब आयोग में संघ के विधि मंत्री को शामिल करने क्या मतलब है? आप बच्चों याद रखना, जो मिनिस्टर ऑफ लॉ होता है वो 99% केस में वकील ही होता है। अब हो सकता है कोई आज विधि मंत्री हो, उसके बाद वकालत करे। अभी आपने सुना होगा इंदिरा गांधी जनता पार्टी के सर्वमय वकील थे शांति भूषण, वो विधि मंत्री बने थे, लेकिन जनता पार्टी सरकार के जाने के बाद फिर से वकालत शुरू कर दिया। अरे हमारे यहाँ अगर कोई विधि मंत्री न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा तो बाद में विधि मंत्री होने के बाद उन्हीं न्यायाधीशों के अंदर प्रैक्टिस करेगा। तो विधि मंत्री का होना भी ऑब्जेक्शनेबल है। एक कहावत है, आप मेरी पीठ खुजलाइए, मैं आपकी पीठ खुजलाऊँ। इसका मतलब बच्चों, अगर मैं आपको कुछ फेवर दूंगा तो आप भी मुझे कुछ फेवर दोगे। अब मान लो कि हमने आपको पढ़ाया और आप सिलेक्शन कहीं हो गया, और उसके बाद बताओ अगर मैं कुछ काम कहूँगा तो मानोगे नहीं मानोगे? तो मानव स्वभाव है। आप कहोगे सर बस होने तो दो, उसके बाद जो कहोगे वो करेंगे, ये मानव स्वभाव है। इसीलिए इस पर आपत्ति थी। और खास तौर पे फिर आयोग में क्या कहा गया, 2 विशिष्ट व्यक्ति। अरे भाई 2 विशिष्ट व्यक्ति तो सचिन तेंदुलकर भी हैं। तो क्या सचिन तेंदुलकर को न्यायपालिका के बारे में क्या पता है? विशिष्ट व्यक्ति सचिन तेंदुलकर भी हैं। विशिष्ट व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप में फिल्मों के लोग भी हैं, अमिताभ बच्चन भी विशिष्ट व्यक्ति है। और आप जबकि देखोगे, जबकि हमारे जितने आयोग हैं, महिला आयोग में कहा गया है कि सदस्य वो होना चाहिए जो महिला के बारे में जानकारी रखे। मानवाधिकार आयोग के बारे में कहा गया सदस्य वो होना चाहिए जो मानवाधिकारों की जानकारी रखे। कमाल की बात है यार। और न्यायाधीशों के बारे में हमने कह दिया कि विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए। विशिष्ट व्यक्ति क्या? अरे न्यायपालिका से जुड़ा हुआ जो विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब है कि समस्या कोलिजियम में नहीं थी, समस्या आयोग में नहीं थी, आयोग की संरचना में थी। यानी आयोग की संरचना ऐसी बनाई गई थी कि न्यायिक स्वतंत्रता का ध्यान नहीं शायद रखा गया, इसलिए न्यायपालिका ने इसे रद्द कर दिया।
न्यायपालिका रद्द कर दिया, और अब जब न्यायपालिका रद्द कर दिया फिर से कोलिजियम का सिस्टम चलाया। लेकिन अगर आप देखोगे, अब यही बात अभी पूछी गई जस्टिस चंद्रचूड़ से। जब जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा गया कि महोदय ये बताओ आप न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करते हो, इसका मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा देखो अब ये तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग खत्म हो गया, अब सवाल है कि सरकार का बचाव क्या है, तो न्यायपालिका के इसके पक्ष में क्या कहना है। तो न्यायपालिका कहती है देखो भाई, ऐसा नहीं है कि न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति इतनी खतरनाक है, इतना सीक्रेट है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। जस्टिस चंद्रचूड़ से भी हाल में एक इंटरव्यू में पूछा गया, अरे बताओ तो महोदय आप न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करते हो, हमें पता ही नहीं चलता, आप सब कंबल ओढ़ के घी पीते हो। अच्छा, कंबल ओढ़ के घी पीने का मतलब, मौलवी साहब थे वो कहते थे ऐसा पानी पीता हूँ खुदा भी नहीं जानता। एक बार पानी पी रहे थे, गले में मछली फंस गई, पूरा मोहल्ला जान गया। दोस्तों, ऐसा आप कहना कि हम ऐसा पानी पीते हैं खुदा भी नहीं जानता है तो बात ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आपत्ति थी कि न्यायपालिका के द्वारा ऐसा कर दिया गया, संविधान संशोधन रद्द कर दिया गया। बताओ, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन जिम्मेदारी संसद की है, न्यायपालिका ही सब कुछ करेगा। अब यहाँ पर आपत्तियाँ आई, लेकिन हकीकत की बात है कि अगर जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा गया आखिर में न्यायपालिका में कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अब देखो बच्चों, अब जो संविधान में लिखा गया है वो बात छोड़ दो, अब जरा हम व्यवहारिक रूप में आ जाए तो न्यायपालिका कहती है कि भाई देखो ये बड़ा ही अपने आप में मिथ है, ये बड़ा भ्रम फैला गया है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, गलत बात है। क्योंकि जरा कोलिजियम के बारे में, अब तो एनजेसी खत्म हो गया, अब जरा कोलिजियम के बारे में तो न्यायपालिका की राय देख ले, जस्टिस चंद्रचूड़ की बात भी देख ले। जब न्यायाधीशों से पूछा जाता है कि यार भाई क्या आप ऐसे ही, मतलब कोई आपका आधार ही नहीं है। और अभी तो बड़ा विवाद हुआ था न्यायाधीशों के नियुक्ति में, दो मामले में। एक थी जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट की जज जस्टिस गावरी, एक थी जस्टिस गावरी और दूसरे थे जस्टिस कृपाल, जस्टिस सौरभ कृपाल। तो इन दोनों मामले में बड़ा विवाद हुआ, जस्टिस गावरी विक्टोरिया और जस्टिस सौरभ कृपाल। पहली बार ऐसा हुआ, जस्टिस गावरी विक्टोरिया के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि भाई देखो ये पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती थी और कुछ बातें ऐसी भाषण में कही हैं जो जज को नहीं कहनी चाहिए। कोलिजियम ने मना कर दिया, कोलिजियम कहा नहीं भाई ये कोई आधार नहीं हो सकता। इन्हें कोलिजियम ने बड़ी अप्रत्याशित बात कह दी। कोलिजियम ने कहा अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच भी हो और अगर जज अच्छा हो, तो मान लो कभी अटैच रहा होगा, कहीं वकील के रूप में कुछ कह दिया, तो उसको इतना बड़ा आधार न मान लिया जाए कि उसको कभी जज ही न बनाए। और जस्टिस कृपाल का मामला इसलिए इम्पोर्टेंट था, जस्टिस कृपाल के बारे में आईबी ने रिपोर्ट दी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जस्टिस कृपाल, अब जरा सोच के देखो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ से रिपोर्ट इकट्ठा कर लेता है। जस्टिस कृपाल के बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी कि जस्टिस कृपाल का समलैंगिक संबंध है और वो स्विट्जरलैंड में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ समलैंगिक संबंध है। अब ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश आप कैसे बनाएंगे? तो न्यायपालिका ने कहा भाई देखो ये कोई आधार नहीं होता। अब किसी का सेक्सुअल रिलेशन उसका अपना विषय है, ये भी अपने आप में चेंज होने वाले भारत की निशानी है दोस्तों, अदरवाइज हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं सोचा जाता था। लेकिन जब जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा गया कि बताओ जस्टिस साहब ये बताओ आप न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करते हो, भाई आयोग तो आपने ख़त्म कर दिया तो कैसे आप करते हो? तो उन्होंने बताया कि देखो भाई पहली बात यह है कि हम ये ध्यान में रखते हैं कि स्वाभाविक रूप में वरिष्ठता को, हम न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीनियरिटी को ध्यान में रखते हैं, ये आधार है। अच्छा, इसका मतलब दोस्तों ये भी बता दें, अगर कोई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होता है, अब मान लो दो व्यक्ति हैं कोलकाता हाई कोर्ट में जज बने और दोनों कोलकाता हाई कोर्ट में जज बने 20 अप्रैल 2023 को, इसका मतलब दोनों की सीनियरिटी समान है। यानी हाई कोर्ट की सीनियरिटी अलग होती है, सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी अलग होती है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक उच्चतम न्यायालय में पहले पहुंच गया, तो अब जिस डेट से वो उच्चतम न्यायालय में अपॉइंट हुआ वहाँ से सीनियरिटी उसकी मानी जाएगी, हाई कोर्ट से नहीं। तो ये बात ध्यान रखना,
हाई कोर्ट में जज की सीनियरिटी सारे 25 हाई कोर्ट में उस डेट से मानी जाती है जिस डेट में वो अपॉइंट हुआ है किसी भी हाई कोर्ट में। लेकिन उच्चतम न्यायालय की सीनियरिटी उस डेट से मानी जाएगी जिस दिन वो उच्चतम न्यायालय में अपॉइंट हुआ है, हाई कोर्ट में नहीं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई हाई कोर्ट में सीनियर हो और सुप्रीम कोर्ट में आके जूनियर हो जाए, ऐसा संभव है क्योंकि उसका सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट लास्ट में हो सकता है, ये संभव है। तो लेकिन फिर भी वरिष्ठता का मतलब है कि वरिष्ठता को उन्होंने कहा देखिए भाई सीनियरिटी को हम ध्यान में रखते हैं, पहली बात हो गई। लेकिन कई बार ये आपत्ति आती है भाई वरिष्ठता और विशेषज्ञता में किसी ध्यान दिया जाए। तो अब देखो दोस्तों, लोग कहते हैं अरे भाई वरिष्ठता का मतलब क्या है, स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता की बात करिए आप। तो बात ध्यान में रखने की है दोस्तों। देखो विशेषज्ञता का मतलब न्यायाधीश के मामले में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। वैसे तो हम क्रिकेट टीम के चयन से लेकर IAS अधिकारी के चयन में विशेषज्ञता का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप जानते हो न्यायपालिका तो कुछ अलग संस्था है। अब बीजेपी के लिए कपिल सिब्बल विशेषज्ञ नहीं होंगे क्योंकि वकील तो है कांग्रेस के हैं, अभिषेक मनु सिंघवी विशेषज्ञ नहीं होंगे, और न कांग्रेस के लिए बीजेपी वाले विशेषज्ञ होंगे। इसी कई बार देखो स्पेशलाइजेशन पे, ये मेरिट पे थोड़ा विवाद आता है। फिर भी न्यायाधीश का देखिए मेरिट को भी हम कुशलता को भी ध्यान में रखते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में हम कुशलता को ध्यान में रखते हैं, वरिष्ठता को ध्यान रखते हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा भाई देखो हम ये भी ध्यान रखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी उच्चतम न्यायालय, अगर हमारा उच्चतम न्यायालय एकमात्र देश का उच्चतम न्यायालय है तो उसमें दक्षिण का भी न्यायाधीश होना चाहिए। अदरवाइज़ आप देखो दोस्तों, अगर केवल हम वरिष्ठता की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज हैं और उच्चतम न्यायालय में 34 से तो है, तो सारे जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ जाएंगे। ये हम नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों देखो ध्यान रखें जब देखो, इसीलिए भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, लोकतांत्रिक देश में न्याय के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। अरे न्याय का मामला, जो न्याय हो सकता है पुरुषों के लिए वो महिला के लिए ना हो, क्योंकि पुरुषों का न्याय तो है कि भाई ठीक है महिला घर के अंदर होनी चाहिए, महिलाओं के लिए न्याय नहीं है। जो हो सकता है ऊंची जातियों के लिए न्याय हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ना हो। और इसलिए कई बार दोस्तों जो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए न्याय हो बहुसंख्यकों के लिए ना हो। तो दोस्तों न्याय कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है, कोई वस्तुनिष्ठ धारणा नहीं है, मुंडे मुंडे मत भिन्ना, और ये लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए सब रीजन को रिप्रेजेंट किया जाए, असम से भी आए, तो ये क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई बार हमें वरिष्ठता को नीचे करना पड़ता है, कई बार हमें कुशलता को पीछे करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है हमें कोई महिला भी लानी है, हमें महिला भी तो लानी है दोस्तों, क्योंकि महिला जब आएगी तभी तो उच्चतम न्यायालय कैसे समानता की तरफ आगे बढ़ेगा। उच्चतम न्यायालय महिला कल्याण के बारे में अच्छी बात करेगा। और अभी तो आप देखेंगे यद्यपि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मामला मैं आपको बता दूं कि सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का मामला था, अभी उच्चतम न्यायालय के सामने पड़ा हुआ है। उसमें जो महिला न्यायाधीश थी उन्होंने महिलाओं के मंदिर में प्रवेश का समर्थन नहीं किया। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला न्यायाधीश के आने मात्र से महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा, लेकिन हकीकत की बात है देखो दोस्तों, नज़रिया होता है, न्याय के नज़रिया हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। छात्र का न्याय कुछ और है, टीचर का न्याय कुछ और है। भाई टीचर को लगता है कि हमने पढ़ा दिया, छात्र को लगता है कि भाई हमारी परिस्थिति अलग है, हमारे हिसाब से पढ़ाओ। कोई कहता है हमारे हिसाब से पढ़ाओ, सर हमने पॉलिटी पढ़ा ही नहीं, कोई कहता हमने पॉलिटी पढ़ लिया है। तो न्याय का विचार ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, न्याय का विचार अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग होता है। और आप ये भी देखोगे, अब सवाल है कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक विचारधारा का होना कोई अयोग्यता है? तो अभी उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि नहीं, राजनीतिक विचारधारा का होना कोई अयोग्यता नहीं है, या समलैंगिक होना कोई अयोग्यता है, ये भी अयोग्यता नहीं है। और दूसरी बात ये न्यायपालिका हमेशा कहती है कि ये मिथ फैलाना, ये कार्यपालिका जानबूझ कहती है कि न्यायपालिका की नियुक्ति में केवल न्यायपालिका है। न्यायपालिका का तर्क नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका का तर्क है कि जब कोलिजियम क्या करता है, ये बाकायदा न्यायपालिका ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया
कि आखिर में कैसे हम न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ऐसा कहना कि ये बड़ा न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते हैं, ये तो बड़ा ही उलझा हुआ सवाल है। इसको तो हमने कहीं न कहीं उलझा दिया। अच्छा, ये भी आपको याद दिला दें, राजनीतिक विचारधारा का मतलब है जस्टिस, जो हमने जस्टिस गावड़ी को दिए हैं, कितने अच्छे निर्णय दिए हैं। क्योंकि उच्चतम न्यायालय का तर्क ये है कि भाई देखो, हमारे पास भाई उच्च न्यायालय सारे निर्णय तो उच्चतम न्यायालय के पास आते हैं। तो आप ये मत सोचो कि उच्चतम न्यायालय में केवल 5 जज हैं। उच्चतम न्यायालय बाकायदा जानता है कि भाई कौन जज अच्छा डिसीजन दे रहा है, कौन हमारे पास आ रहा है, तो इस माध्यम से वो इस बात को भी देखता है। तीसरी बात, अब कोलिजियम, देखिए कोलिजियम क्यों केवल कोलिजियम ही न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं करता, इस बात को भी ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और मामला ये है कि देखो बच्चों, जो कोलिजियम अपनी अनुशंसा करता है। कोलिजियम ने कह दिया कि ये नाम है, अब ये अनुशंसा पहला जाएगी विधि मंत्रालय के पास, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दूसरा ये रिपोर्ट जाएगी गृह मंत्रालय के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम। तीसरी रिपोर्ट जाएगी फिर ये प्रधानमंत्री कार्यालय के पास। और उसके बाद फिर जब ये निर्णय हो जाएगा तब ये रिपोर्ट जाएगी राष्ट्रपति के पास। तो लास्ट में ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति के पास। अब बताओ, न्यायपालिका कहना है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री, विधि न्याय मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा कोलिजियम की अनुशंसा पर पुनर्विचार की मांग भी की जाती है। अब बताओ, तो इसीलिए पूर्व जस्टिस से जस्टिस रमन्ना वो कहा करते थे, इट इज वाइडली स्प्रेड मिथ कि दैट जजेस आर ओनली अपॉइंटिंग द जजेस। हमारे यहाँ तो केवल न्यायाधीश ही न्यायाधीश को अपॉइंट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये घटनाओं से परे है, ऐसा होता ही नहीं। हकीकत की बात है कि हमारे यहाँ, अरे भाई कोई कोलिजियम को अनुशंसा है, विधि न्याय मंत्रालय के पास क्यों जाएगा? क्योंकि विधि न्याय मंत्रालय नियुक्ति का अधिकार रखता है। फिर ये गृह मंत्रालय के पास क्यों जाएगा? क्योंकि गृह मंत्रालय के पास आईबी की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट तो गृह मंत्रालय देगा। और जब गृह मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय अपनी रिपोर्ट पर फिर से विचार की मांग करेंगे, ऑब्जेक्शन लगा देंगे, आईबी रिपोर्ट के साथ कोलिजियम फिर से देखेगा, कोलिजियम फिर ये भेजेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तो परंपरा थी, बीजेपी सरकार के आने के पहले परंपरा थी कि अगर कोलिजियम की रिपोर्ट को एक बार पुनर्विचार के लिए सरकार ने भेजा और दोबारा फिर कोलिजियम ने भेजा तो नियुक्ति हो जाती थी। अभी तो ये भी नहीं हो रही है। और बार बार आप देख रहे हो, हमारे यहाँ किरण रिजिजू से पूछा गया, हमारे विधि न्याय मंत्री से पूछा गया, भैया आप बताओ, आप न्यायाधीशों को नियुक्ति में आपकी क्या राय है? उनका ये बताओ, हमें क्या समझ रखा, पोस्ट मास्टर कि नाम आएगा स्टैम्प कर देंगे, हम हाँ कह देंगे? अरे हम भी तो है कुछ सरकार में। इसलिए और प्रधानमंत्री के पास जब जाएगा, जब प्रधानमंत्री क्लियर कर देंगे तब अंतिमतः राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो भाई ये बताओ, इसमें न्यायपालिका के अलावा इतने इंस्टीट्यूशन आ गए, तो न्यायपालिका ही केवल कहाँ है? इसे न्यायपालिका के तर्क ये है दोस्तों। और न्यायपालिका कहती है ना भैया, हम तो वाइडली कंसल्टेशन करते हैं, सबसे पूछते हैं। अब सवाल है फिर समाधान क्या है दोस्तों? अगर ये विवाद है तो आखिर इसका समाधान क्या है? क्योंकि आप जानते हो, अगर हम मैनेजमेंट में कहावत है, अगर हमारे पास किसी समस्या का समाधान नहीं तो खुद ही हम समस्या है। इसलिए प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अरे भाई, हम कैसे हम समाधान की तरफ आगे बढ़े, सोल्यूशन कैसे आगे है? अब देखो, समाधान कैसे है, सोल्यूशन कैसे है? समाधान ये है दोस्तों कि कोलेजियम में सुधार। और कोलेजियम में सुधार तो हो ही रहा है। अब देख रहे हो, आईबी की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जा रहा है। कोलेजियम में रिफॉर्म तो है ही, आईबी की रिपोर्ट को पब्लिक किया जा रहा है। दूसरा, सरकार, थोड़ा सा सरकार और न्यायपालिका मतभेद यहाँ पे है। सरकार कहती है कि एक हम स्क्रीनिंग कमेटी बनाएंगे। सरकार का तर्क है कि स्क्रीनिंग कमेटी बननी चाहिए और इस स्क्रीनिंग समिति में न्यायाधीश होने चाहिए। और ये स्क्रीनिंग समिति में न्यायाधीश होंगे, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे, और ये स्क्रीनिंग समिति विधि मंत्रालय में होगी। तो ये स्क्रीनिंग समिति विधि मंत्रालय में होगी और स्क्रीनिंग समिति जब पहले नाम देखेगी,
स्क्रीनिंग समिति जो नाम कोलिजियम को देगी, कोलिजियम उस पर विचार करेगा। क्योंकि दोस्तों विकल्प ये है कि देखो कोलिजियम के खिलाफ या तो फिर एनजेसी फिर दोबारा संशोधन लाया जाए। अब दोबारा संशोधन लाया जाए तो फिर न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। तो या तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर से प्रस्ताव लाया जाए, थोड़ा सा वो कठिन है। दूसरा, फिर कोलिजियम में रिफॉर्म कर लिया जाए तो सरकार कहती है स्क्रीनिंग कमेटी लाई जाए। अब न्यायपालिका का तर्क है कि भैया बात तो वही हो गई, आप तो कुल बैकडोर से सारे अपॉइंटमेंट को हाईजैक कर लोगे, क्योंकि आप नाम ही वही भेजोगे जो आपके नाम फेवरेबल नाम है, तो हम क्या करेंगे फिर उसमें। यहाँ पर आपत्ति है, इसी यहाँ पर आपत्ति है थोड़ा सा भी जो बड़ा मुद्दा चल रहा है। जबकि अभी आप देखो, जबकि न्यायपालिका क्या कहना है, अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है, न्यायपालिका ने कहा है कि नहीं हम ही एक सचिवालय बनाएंगे, न्यायपालिका में ही एक सचिवालय बनेगा, एक पूरी टीम बनेगी न्यायपालिका। ये मामला विधि मंत्रालय में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो आपत्ति है भाई विधि मंत्रालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण करेगा, ये डाउटफुल है। इस मामले को हम विधि मंत्रालय नहीं ले जाने देंगे, इसी बात में मतभेद है। तो यहाँ पे कहना है कि न्यायपालिका में एक सचिवालय होगा और ये सचिवालय ही नाम स्क्रीन करेगा, नाम बताएगा। और कई बार देखिए न्यायपालिका और सरकार में मतभेद थोड़े होते हैं। सरकार चाहती है वकीलों से ज़्यादा न्यायाधीश बने, ज़्यादा न्यायाधीश बाहर से आए, जबकि न्यायपालिका कहती है बाहर से आने में थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला बन जाता है। क्योंकि दोस्तों वकील तो हमारे यहाँ सब विशुद्ध रूप में पॉलिटिकल पार्टी में बटे हुए हैं, तो कई बार मतभेद होते हैं। और हकीकत की बात यह, डेमोक्रेसी मतभेद तो होते ही रहते हैं। इसके बावजूद भारत में अभी कोलिजियम काम कर रहा है, उसके रिफॉर्म की बात चल रही है। और रिफॉर्म बाद में तीसरी क्या रही है कि फिर पारदर्शिता अपनाई जाए, यानी कोलिजियम के निर्णय बताए जाएं, किस न्यायाधीश ने क्या कहा बाकायदा रखा जाए। मेरे दोस्तों कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि न्यायपालिका अन्य संस्थाओं जैसी नहीं है। क्यों? अरे कई जगह बहुत हम पारदर्शी नहीं हो सकते। क्यों दोस्तों? अब मान लो कुछ न्यायालय कोई न्यायाधीश है, अब आईबी ने उसके बारे में खराब रिपोर्ट दे दिया कि वो किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अभी बात तो आम जनता को नहीं बता सकते। अगर आम जनता को उन्हें बता दिया तो न्यायपालिका में लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे उच्च न्यायालय से तो हटा नहीं सकते। क्योंकि आप जानते हो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि वो लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये कहना कि कोलिजियम हर बात नहीं बताता, हर बात नहीं बताता, हर बात कई बार बताने लायक भी नहीं हो सकती, बताने लायक नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों ये बात तो सच है कि न्यायिक नियुक्तियों में ज़्यादा पारदर्शिता बढ़ रही है। और अब तो और इसी पारदर्शिता का प्रमाण है कि अभी आईबी की रिपोर्ट को कोलिजियम ने सार्वजनिक कर दिया। कोलिजियम ने कहा भाई देख लीजिए आईबी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, इसे हम सार्वजनिक कर दे रहे हैं। यानी कुल मिला के दोस्तों मुद्दा ये है, निष्कर्ष ये है इस विवाद के बाद कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहेगी तो मूल अधिकार खतरे में पड़ जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रहेगी, संविधान की रक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं होनी चाहिए, ये एकदम बिल्कुल फिक्स बात है, बिल्कुल फिक्स बात है। तो ये न्यायपालिका का प्रशासन है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने विस्तार संविधान में दे दिया था। अभी तो हमने न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष का अध्ययन किया, अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़े और न्यायपालिका के न्यायिक पक्ष का अध्ययन कर लें। अभी तो हमने न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष को देखा, अब जरा न्यायपालिका के न्यायिक पक्ष को देख लें। और जब हम न्यायिक पक्ष को देखेंगे, अब जरा देखें दोस्तों, इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय के कार्य। न्यायपालिका के न्यायिक पक्ष देख लें तो अब आएंगे उच्चतम न्यायालय के कार्य। उच्चतम न्याय, अब न्यायपालिका के हम न्यायिक पक्ष को देखें, वही तो प्रशासनिक पक्ष को देखा। और बच्चों ये बता दें कि जब हम उच्चतम न्यायालय के कार्य को देखते हैं तो ये भी ध्यान देने की बात है कि उच्चतम न्यायालय का जो कार्य है उसमें मुख्य न्यायाधीश की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, जिसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह अगर किसी बेंच में होता है तो बच्चों उसका निर्णय बाकी, ऐसा नहीं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय बाकी न्यायालय के न्यायाधीशों से दोगुना होगा। अरे मुख्य न्यायाधीश का मतलब इतना है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ने जाओ तो डिपार्टमेंट का एचओडी होता है, हेड होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका डिपार्टमेंट के एचओडी की तरह है। लेकिन एचओडी ऐसा थोड़ा ये बहुत बड़ा ज्ञाता होगा।
HOD का मतलब है जो प्रशासन के मामलों को भी देखेगा। इसीलिए जब कहते हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या है? मुख्य क्यों है? क्योंकि वो बताएगा कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीश, न्यायपालिका में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय मुख्य न्यायाधीश लेगा। बेंच का निर्माण कैसे हो? कि उच्चतम न्यायालय में अनेक बेंच काम कर रही हैं, किस बेंच में कौन न्यायाधीश होना चाहिए? भाई हमारे यहाँ पता चला कि 15 बेंच 2-2 न्यायाधीशों की है, 10 बेंच 3-3 न्यायाधीशों की है। और आजकल एक बात हो रही है, क्या हमारे यहाँ एक संवैधानिक बेंच परमानेंट हो जानी चाहिए? और संविधान के अनुसार है कि 5 न्यायाधीश या उससे बड़े न्यायाधीश को हम संवैधानिक बेंच कहते हैं, ये संविधान में लिखा गया है। जब 5 न्यायाधीश या उससे बड़ी, और अभी तक 13 न्यायाधीशों की बेंच है केशवन भारती केस, सबसे बड़ा 13, और संवैधानिक बेंच के लिए कम से कम 5 होने चाहिए। तो संवैधानिक बेंच क्या परमानेंट बना दिया जाए? अभी हमारे यहाँ परमानेंट नहीं है, जैसी आवश्यकता पड़ती है संवैधानिक बेंच बना देते हैं संवैधानिक मामले को सुनने के लिए। तो अगर परमानेंट संवैधानिक बेंच बनाने की बात हो तो चीफ जस्टिस तय करेगा। तो चीफ जस्टिस का मतलब है जिसके पास कुछ अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य है। चीफ जस्टिस का मतलब है न्यायपालिका में उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, उसके पास प्रशासनिक काम महत्वपूर्ण है, इसलिए चीफ जस्टिस है, बाकी वो अन्य न्यायाधीशों के समान ही है। तो अब जरा देखें उच्चतम न्यायालय कार्य क्या है दोस्तों। लेकिन उच्चतम न्यायालय हम कार्य शुरू करेंगे अगली क्लास से। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।